आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये एक्ट किसके लिए बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर्स regarding defective products, dissatisfactory services and unfair trade practices। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया? ये एक्ट एक तरीके का लॉ है जो बनाया गया था कि कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अगर उनको मिल जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, डिससेटिस्फैक्टरी जो सर्विसेज है उसमें भी उनकी सेफ्टी के लिए, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं बिजनेसेस में उनसे भी सेफ्टी के लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मेन एम क्या था? टू सेव द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर बाय एस्टैब्लिशिंग authorities for timely and effective administration and settlements of dispute। पहला तो ये था कि कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए, प्लस उनके जो डिस्प्यूट्स है, उनके जो कंप्लेन है, उनके सेटलमेंट के लिए। फिर जैसे इनके कुछ राइट्स होते हैं, आपने उसके पहले कुछ साल पहले इनका उसका बहुत वो हुआ करता था, एडवर्टीजमेंट हुआ करता था, है ना, जागो ग्राहक जागो करके, है ना। तो इनके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, right to safety, right to choose, right to be heard, right to be informed, right to healthy environment, right to redress, right to consumer education and right to basic need। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग 6 फंडामेंटल कंज्यूमर राइट्स होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि कस्टमर्स हैव द राइट टू एक्यूरेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को पूरा हक है ये इन्फॉर्म्ड होने का कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग कुछ ग्रोसरी सामान खरीदते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स के आइटम दिए हुए रहते हैं कि इस चीज में ये चीज मिले हुए होते हैं। तो ये क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म, उनको जानकारी देना अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज। फिर है राइट टू चूज, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सेलेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट। उनको हक है खुद से चूज या सेलेक्ट करने का। बहुत, क्योंकि देखिए एक प्रोडक्ट के बहुत रेंज होते हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ वैरायटी होता है, तो कंज्यूमर को हक है कि वो अपने चॉइस का प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस वो खरीदे। फिर है राइट टू बी हर्ड, पीपल हु बाय थिंग्स हैव द राइट टू हैव देयर इंटरेस्ट टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिसीजंस आर बीइंग मेड दैट अफेक्ट देम। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, प्रोडक्ट को जो खरीदता है उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनके डिसीजन को भी कंसिडर किया जाना ही कहलाता है राइट टू बी हर्ड। फिर है राइट टू सीक रिड्रेस, मतलब कि इफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस और डिफेक्टिव गुड्स हर्ट अ कंज्यूमर, दे हैव द राइट टू सीक कंपनसेशन और रिड्रेस। जब कभी भी कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट या गुड्स खरीदता है, अगर वो गुड मान लीजिए या डिफेक्टिव निकला या फिर उनको किसी ना किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है, तो उनका उनके पास ये राइट होता है कि वो उनको रिड्रेस कर सके, मतलब या फिर बोल सकते उनके लिए मुआवजा ले सके, कंपनसेशन उनको मिल सके, ये उनका हक है। फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, people have the right to learn about their rights and duties as consumers। तो
यहाँ पे जो कंज्यूमर एजुकेशन है, ये इनका कंज्यूमर का हक होता है कि वो इसके बारे में जाने, मतलब उनके क्या क्या राइट्स हैं उनके बारे में जाने, उनके क्या क्या हक है उनके बारे में वो जाने। फिर है राइट टू सेफ्टी। पीपल हैव द राइट टू बी सेफ फ्रॉम थिंग्स एंड सर्विसेज दैट कुड हर्ट देयर हेल्थ और सेफ्टी। तो कंज्यूमर का हक है कि किसी हजाजियस प्रोडक्ट से या गुड से उनको सेव किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे जिसे बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, ये एक्ट क्या बोलता है? द एक्ट प्रपोजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसे अपन शॉर्ट में बोलेंगे CCPA। विल प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड रेगुलेट केसेस रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो ये क्या काम करता है? ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को, प्रमोट करता है अपने, मतलब अपने बारे में कि हम अथॉरिटी हैं आपके, जो डिस्प्यूट है, कंज्यूमर के डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए, उसके सेटलमेंट के लिए। एनफोर्स करता है राइट ऑफ कंज्यूमर और रेगुलेट करता है ऐसे केसेस जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या अगर कोई वॉलेशन हो रहा है कंज्यूमर राइट्स को लेके, तो ये सारी चीजें ये देखता है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन भी होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक मतलब जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनका सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो सेटलमेंट भी यहाँ पे डेमोग्राफिक या फिर बोल सकते हैं कि 3 बेसिस पे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, द एक्ट एस्टैब्लिशेस 3 टायर सिस्टम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो ये 3 टायर सिस्टम में रखा गया है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, दूसरा है स्टेट लेवल पे और तीसरा है नेशनल लेवल में। These commission are responsible for solving consumer dispute। इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करे एंड प्रोवाइडिंग कंपनसेशन और रेड्रेसल टू अग्रीव्ड कंज्यूमर। यहाँ पे जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना, साथ ही साथ अगर कोई कंपनसेशन है या फिर कोई रिड्रेसल है तो जो नुकसान हुए कंज्यूमर है उनको देना। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव डिस्ट्रिक्ट jurisdiction to entertain complaint where value of goods and services paid as consideration does not exist 50 lakh rupees। तो ऐसे गुड्स या ऐसे सर्विसेज जिनकी वैल्यू 50 लाख के अंदर तक आती है। ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी वैल्यू 50 लाख के अंदर है अगर, और हमको वो कहीं ना कहीं से हमको नुकसान पहुंचाया है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाएंगे अपनी कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। ये क्या है? एक्सीड 50 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 2 crores। ठीक है, तो ये स्टेट कमीशन क्या कहता है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 2 CR से कम है, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाया है, इस केस में स्टेट कमीशन के पास वो अपनी कंप्लेन लेके आ सकते हैं। ठीक है, स्टेट कमीशन में 50 लाख से ज्यादा और 2 CR से कम। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन। इसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की कंप्लेन की जाती है जिसकी वैल्यू 2 CR से क्या हो? ज्यादा हो।
ठीक है, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्यूसल कमीशन 3 टाइप के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसमें ऐसे कंप्लेन को एंटरटेन किया जाता है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो। स्टेट कमीशन में एज एन गुड्स एंड सर्विसेज के कंप्लेन को एंटरटेन किया जाता है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो लेकिन 2 CR से कम हो। ठीक है। नेशनल कमीशन में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की कंप्लेन को एंटरटेन किया जाता है जिसकी वैल्यू 2 CR से ज्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में। देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देना, जी, गलत इंफॉर्मेशन देके गुड्स को बेच देना, है ना। गलत इंफॉर्मेशन पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टारगेटिंग वनरेबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया है। ठीक है। द act as armed the authority to take action against the unfair trade practices. To the act introduce a board definition of unfair trade practices, which also includes sharing of personal information given by the consumer in confidence unless such disclosure is made following the provision of any other law. तो यहाँ पे जो भी ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उनको उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। प्लस इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कंज्यूमर शेयर करता है उसके डिस्क्लोज अगर अगर किसी न किसी तरीके से अगर उसका डिस्क्लोजर हो जाता है तो भी इस लॉ के अंडर उसके लिए प्रोविजन है। फिर हाँ आते हैं हम ई कॉमर्स रेगुलेशन में। ई कॉमर्स आजकल हर कोई बिजनेसेस अपने ऑपरेशन में इन्वॉल्व करता है। तो इसको भी लेके ई कॉमर्स को लेके भी एक रेगुलेशन है। द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन specific to e-commerce addressing issues such as the disclosure of information by e-commerce platforms, the responsibility of e-commerce entities to authenticity a product and sold on their platform, and the establishment of grievance redressal mechanism for consumer। तो ये सारी चीजें इस एक्ट में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें भी सबसे मेन क्लॉज तो यही है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं कंज्यूमर के अगर वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाए तो ये ई कॉमर्स एक्ट का जो प्रोविजन है इसमें भी है, अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी है, इसमें भी वो प्रोविजन है। और ई कॉमर्स के जो एंटिटीज है ना, कि किस प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो इलीगली तो नहीं बेच रहे हैं या फिर ऐसे कोई अनफेयर वेबसाइट से तो नहीं भेज रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ई कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट के अंदर मेंटेन की जाती है। अगर कोई ऐसा फ्रॉड या कोई ऐसा चीज होता है तो एक ई कॉमर्स का भी ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है फॉर कंज्यूमर्स। फिर है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। The Act introduces the concept of product liability, holding manufacturers, sellers, and service providers accountable for any harm caused by defective product or deficient services. Consumer can seek compensation for any harm resulting from a product defect or deficiency in services। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं अगर उसकी रिलायबिलिटी अप टू द मार्क या फिर उसकी लायबिलिटी अगर हमको हार्म पहुंचा रही है तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनसेट सीक कर सकते हैं। किससे? मैन्युफैक्चरर से या सेलर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, क्योंकि यहाँ पे वो क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। यहाँ पे वो जवाब देंगे कि क्यों रीजन है या फिर क्या रीजन है डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमको बेचने का या फिर प्रोडक्ट के डिफेक्ट हो जाने का।
ठीक है, तो ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी जो चीजें आती हैं। अब आपके बुक में दिया हुआ है कि बिजनेसेस जो हम चलाते हैं या फिर बिजनेसेस जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में चलाते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसेस टू कंपाइल विथ law and regulation that regulate their operation is preferred to be legal responsibility. This law encompass a wide range of areas such as labor, taxation, environmental protection and consumer right. तो यहाँ पे बिजनेस को सबसे पहले लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में देना चाहिए। कैसे कि जो फर्म जो भी आप बिजनेस चला रहे हैं वो एक सही तरीके से बोल सकते हैं लॉ या रेगुलेशन से चले, उनके जो ऑपरेशन होते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो, रेगुलेट हो। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि लेबर, टैक्सेशन हो गया, सही तरीके से आप अपने बिजनेस का टैक्स पे करें, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी आप अपने बिजनेस को ध्यान देते हुए चले। फिर है कंज्यूमर राइट को भी उनके हक के लिए फिर लीगली तरीके से कंज्यूमर राइट को भी ध्यान देते हुए चले। फिर है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ethical responsibility refers to the moral obligation of businesses to act integrity, honesty, and fairness in their dealing with stakeholders, including employee, customers, suppliers, and a wider community. तो यहाँ पे हर बिजनेस को एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस के थ्रू होना चाहिए ताकि वो ऑनेस्टी के साथ या कोई फेयरनेस के साथ अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लाई, इनके साथ ये फेयर रह सके। तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेसेस में होना चाहिए। फिर है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने कल से ही कहा था कि बिजनेसेस को एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि वो क्या कर सके, जो रिसोर्सेज वो यूज करते हैं अपने बिजनेसेस में उसे क्या कर सके, सस्टेन कर सके। ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसेस टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। जो बिजनेसेस और एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है, आप जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अब बिजनेसेस को ये करना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट पे उनका जो डिपेंडेंसी है, उनका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके सस्टेनेबिलिटी पर। ठीक है, फिर हम आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है कि हर एक बिजनेस का भले 100% नहीं लेकिन कुछ परसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, विच मीन्स दे नीड टू हेल्प सोसाइटी एंड डील विथ सोशल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट देयर कंज्यूमर्स एंड सॉरी अफेक्ट देयर कस्टमर्स एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी चाहिए और एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट से या ग्रोथ से हम ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय generating profit, creating employment opportunity and foster innovation। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका जो थर्ड चैप्टर है जो कि है आपका इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 3 है आपका इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग इंडिया की ग्रोथ के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपके बुक में लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में यहाँ पे पुराना डेटा दिया हुआ है कि 2020 में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी एज पर हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी से। सभी को पता है जीडीपी क्या होता है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि एक कंट्री, विद इन द कंट्री हम कितना गुड्स एंड वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे भी हम क्या निकालते हैं, इंडिया की या फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम निकाल सकते हैं। तो आपकी बुक में दिया हुआ है एज ऑन 2020 हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी, 2.62 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, लेकिन अब हम नए डेटा के अगर हम हिसाब से देखें तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 2021 तक 2021 तक 3.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग 2023 का जो डेटा है उसमें अप्रोक्स 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का हमारा क्या है, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर इंडियाज जीडीपी बोल सकते हैं। ठीक है, 2023 का 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या क्या थी। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पहले इंडिया में बहुत ही कम थी। ठीक है, बहुत ही कम थी। जब इंडिया में 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उसी के बाद से ही इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ते गया। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1950 तक या फिर उसके अराउंड 330.6 बिलियन डॉलर तक का ही हमारा क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ था। लेकिन 2020 तक उसका 2.6 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर हो गया। मेन वो इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारी इंडिया में 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था जिससे इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसे हम देखते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे था। एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम लोग देखें तो लो प्रोडक्टिविटी था और सरप्लस लेबर था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखिए तो बहुत आउटडेटेड मशीन्स थी, लोअर डाइवर्सिफिकेशन था, लोअर कैपेसिटी था और लेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था और अपग्रेडेशन का बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट था। क्या आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम ना ही जैसे आज रोड हुआ करते हैं वैसे वहां पे रोड नहीं हुआ करते थे। इंडस्ट्रीज होती थी लेकिन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। इफेक्टिव नहीं थी का मतलब कि जो इंडस्ट्रीज तो थी लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में बहुत ही कम था। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी पॉलिसी को लाया गया जहां पे इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये टाइम था इंडिपेंडेंस के समय का। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो किया जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इन्वॉल्व था। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड 5 ईयर प्लान फोकसिंग ऑन पब्लिक सेक्टर लीड जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान किया, मतलब हम आने वाले 5 साल में क्या करेंगे उसका एक प्लान बनाया जिसमें उसका मेन फोकस था इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। फिर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट ने बनाया वो कब बनाया, 1951 से लेके 1956 तक। एम्फोसाइज एग्रीकल्चर and aim to achieve self-sufficiency in food production।
देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब हमको इंपोर्ट क्या करना है, सबसे ज्यादा रोकना है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट ये 5 ईयर प्लान में सबसे पहले उसने एम किया एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर में सेल्फ एफिकेसी इन फूड प्रोडक्शन का मतलब है कि जितना भी खाना, जितना भी अनाज जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उसे ना मंगवाते हुए हम खुद ही उसे इंडिया में प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी इन फूड प्रोडक्शन मतलब बाहर से मंगवाने की बजाय हम उसे खुद अपने इंडिया में बनाए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ है, यहाँ पे मेन एम किया गया है। सब्सीक्वेंट प्लान फोकस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी पॉलिसी में लाया गया। यहाँ पे और एक चीज थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, पोवर्टी। पोवर्टी यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रीन एरो दिया गया है, पोवर्टी यहाँ पे क्या होती गई, रेज होती गई। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एंड इन इक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन था इंडिपेंडेंस के टाइम। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे इंडिया पे इम्प्लीमेंट की। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आप सभी लोग याद रखिएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में इंडिया में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया। एलपीजी का फुल फॉर्म पता है आप सभी को? का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, वो हमारे उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया 1991 में, जिसका मेन एम क्या था, टू ओपन द इकोनॉमी, deregulate industry and promote foreign investment, reduction in import tariffs, deregulation of industries and disinvestment in public sector enterprises, increased foreign direct investment। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का मेन एम। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी को ओपन कर देना। पहले इकोनॉमी 1991 से पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, 1991 के बाद जब ये रिफॉर्म आया तो हम बहुत लिबरलाइज हो गए, मतलब बहुत फ्री हो गए। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हमने भी किया, फिर हमने ग्लोबलाइजेशन भी किया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमने फॉरेन कंट्रीज को अपने इंडिया में क्या किया, इनवाइट किया, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। जिससे हम बोल सकते हैं हमने इंक्रीज किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ने हमारे कंपनी में या फिर हमारे इकोनॉमी में अगर हम वो इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी में क्या आएगा, पैसा आएगा। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हम कहीं ना कहीं से बस अपने इकोनॉमी में पैसा लाएं, ताकि हम जितना पैसा हमारे इकोनॉमी में रहेगा, हम उतनी ही जल्दी या उतनी ही आसानी से हम अपना क्या कर सकते हैं, जीडीपी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो हमारे फॉर्मरली फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था। फिर आगे अब में इसमें पढ़ते हैं कि सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ जीडीपी को ध्यान ना रखते हुए और भी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा जीडीपी बढ़ता है। ठीक है, जीडीपी बढ़ता है। देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उसे अपन एक टेबल के उससे समझते हैं कि 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। ठीक है, इसके दो सब वो है, सब टाइटल है, जो कि है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और एक हो जाएगा हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आएगा। लिबरलाइजेशन में हमको क्या क्या चीजें आएंगी, डीरेगुलेशन हमने किया,
फाइनेंशियल सेक्टर को हमने कवर किया, टैक्स रिफॉर्म में भी चेंजेस आए, फॉरेक्स में रिफॉर्म्स आए और ट्रेड पॉलिसी में भी लिबरलाइजेशन आया। यहाँ पे फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि और भी चीजें हैं जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चर भी हमको जीडीपी में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी अ वाइटल इंडस्ट्री इन इंडिया, एम्प्लॉइंग ओवर 43% ऑफ नेशंस लेबर फोर्स एज ऑफ 2020, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था करीबन 1960 से लेके 1970 तक। उसके बाद से जो प्रोडक्शन है और जो फूड सिक्योरिटी है, हाई यील्डिंग सीड टाइप से या फर्टिलाइजर या एडवांस फार्मिंग मेथड से वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो ये इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमको जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। फिर है इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर को हम कैसे बोल सकते हैं कि द कंट्री हैज अ डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग बेस, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम टेक्सटाइल केमिकल्स टू ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनीज है ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करती है, अपलिफ्ट करती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ऐसे ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर है आपका सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा, मतलब कि सर्विसेज में आईटी आ जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सर्विसेज, टूरिज्म, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, है ना, ये सारी चीजें ऐसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज है जो ग्लोबली बहुत आगे भी है, प्लस हमारी इंडिया की जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट भी करती है। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि इंडियाज आईटी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट वर वैल्यू डेटा अराउंड $150 बिलियन इन 2020, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 8% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका जो दिल्ली मेट्रो है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट ने फोकस भी किया है डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी में, है ना। जैसे कि उन लोग कई कई जगह पे उन लोग मतलब कई लोगों ने और कई जगहों पे भी सोलर सिस्टम लगा दिया गया, सोलर पैनल लगा दिया है ताकि वहां पे क्या हो सके, एनर्जी वो सेव कर सके, एनर्जी कंजर्व कर सके। फिर है फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे कि मैंने कहा था कि 1991 के बाद ही जो हमारा इकोनॉमी है वो क्या होने लगा, वो बूस्ट होने लगा। तो जो ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में क्या हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो जैसे आपके बुक में डेटा दिया हुआ है कि 2019-2020 तक अप्रोक्सीमेटली जो हमारा इनफ्लो है, एफडीआई का जो इनफ्लो है हमारी कंट्री में, वो अप्रोक्स $74 बिलियन का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये हर एक क्या है, अलग अलग सेक्टर है, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। फिर हम आते हैं कुछ
चैलेंजेस में, ठीक है, इनके कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब से जस्ट जो सबसे पहला है इनकम इक्वालिटी। ठीक है, आप लोग को पता ही है कि इंडिया में इनकम इक्वालिटी बहुत ही ज्यादा है, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इकोनॉमी में अगर ग्रोथ नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी बढ़ेगी नहीं, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे ही स्लो हो जाएगा। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में 6.1% है। ये डेटा है 1920 का। ठीक है, अगर हमारी कंट्री में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमारा जो इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। फिर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इन्वेस्टिंग in skill development are critical for improving productivity, foster information, innovation and promoting entrepreneurship। तो इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? अगर ये हमारे पास है, प्रॉपर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, फॉस्टर कर सकते हैं इनोवेशन में, और जो हमारा बिजनेस जो हम जो चलाते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन में क्या है कि इंडिया एज इंडिया कंटिन्यूज टू अर्बनाइज। अर्बनाइज का मतलब कि इंडिया अभी भी मतलब रूरल एरिया को अर्बन एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश कर ही रहा है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर particularly in transportation, housing and basic amenities are necessary to accommodate the growing urban population and facilitate economic ग्रोथ। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन से मतलब है कि इंडिया में अभी भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जिसको विकास की जरूरत है ना। तो यहाँ पे उसकी शुरुआत कैसी होगी? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन से करते हुए, हाउसिंग, फिर जो बेसिक एनिमिटीज है उन सबको पूरा करते हुए हम इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन की ओर बढ़ेंगे, जो हमको हेल्प करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। फिर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चेंजेस इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर pollution, deforestation and climate change. Adopting the sustainable development practices, transitioning to a low carbon economy and promoting resource efficiency are crucial for ensuring long term एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं एनवायरमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, या फिर कोई भी ऐसे सेक्टर्स हो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। जैसे कि एयर पॉपुलेशन है, सॉरी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है ना, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और वहां पे इंडस्ट्रीज खड़ा कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा बढ़ रहा है। अगर बिजनेसेस, यहाँ पे बोला गया कि अगर बिजनेसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो कार्बन से डील करती है, तो वो लो कार्बन इकोनॉमी को यूज करते हुए और प्रमोट करते हुए एफिशिएंट रिसोर्सेज जिसका बहुत कम इफेक्ट हो इकोनॉमी में, और वो ज्यादा मेन फोकस करे सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, तो ये कुछ फ्यूचर के चैलेंजेस हो सकते हैं और कोई प्रेजेंट के भी चैलेंजेस है जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो रोकते हैं।
सस्टेन करते हैं। सबसे पहला क्या था कि इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रोक करती है कहीं ना कहीं। एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट भी अगर ये करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन में भी ये है कि इंडिया इस अर्बनाइजेशन में धीरे से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में से ही होगा। फिर हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो होना ही चाहिए। फिर आपकी बुक में ह्यूमन डेवलपमेंट भी दिया है, इसको अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। इसमें जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी रेट एजुकेशन में। फिर आ जाएगा एजुकेशन, हेल्थ में एडिक्वेट हेल्थ केयर इन द पॉपुलेशन, इनकम इक्वालिटी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अर्बनाइजेशन होना। ठीक है, तो ये क्या है? मेन कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये तीन चीजें हैं जो हमको क्या करती है, हमारे लिए एक चैलेंज भी है, प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे मैंने पहले बताया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने देखी थी, उसमें ये लिखा था कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को क्या किया था, अप्लाई किया था। उसमें क्या क्या चीजें थी? सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म, उसने जो अप्रोच है उसे अडॉप्ट किया था। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।